मेजर्स ऑफ बजट डेफिसिट। ठीक है, कि जो बजट डेफिसिट है उसको किस किस तरीके से और कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, बजटरी डेफिसिट जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो बजटरी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, वो भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है? बजट डेफिसिट के अंदर जो सबसे पहले पार्ट हमारे पास है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। देखो स्टूडेंट्स, होपफुली इतना तो आपको अब वैसे ही समझ में आने लग गया है। ये क्या बोल रहा है? ये आपसे बोल रहा है कि आपके पास क्या है? आपके पास है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है आपके पास? रेवेन्यू डेफिसिट। तो स्टूडेंट्स, अगर रेवेन्यू डेफिसिट की मैं आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब ये अपने आप को स्पेसिफाई कर रहा है रेवेन्यू। ठीक है, मैं जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप को स्पेसिफाई कर रहा है क्या चीज? ये अपने आप को स्पेसिफाई कर रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कौन सी सिचुएशन है? रेवेन्यू डेफिसिट सिचुएशन होती है वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is more than revenue receipts। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब जब गवर्नमेंट अपने बजटरी डेफिसिट्स के मेजर में एक मेजर ये करती है जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अबाउट टोटल, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा शो करेंगे, किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो वो सिचुएशन बजट डेफिसिट की क्या शो करती है स्टूडेंट? वो सिचुएशन बजट डेफिसिट की शो करती है रेवेन्यू डेफिसिट को। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ कौन से? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब अगर सिंबॉलिकली इसको लिखें तो वी कैन राइट रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हम क्या कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो आरई माइनस आरआर का डिफरेंस विल बी रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा देखना इसकी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके का बजट है, मतलब आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, तो रेवेन्यू डेफिसिट किस किस चीज को शो करता है? ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज जो ये शो करेगा, ये शो करेगा इन एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज ये क्या शो करेगा स्टूडेंट? सबसे पहली चीज ये शो करेगा इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपकी गवर्नमेंट कितनी इनेबल है कि वो अपने रेकरिंग खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही। देखो ना, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने रेकरिंग रेवेन्यू से अपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स तक को पूरा नहीं कर पा रही। सो दैट इज द केस ऑफ व्हाट? दैट इज द केस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट, मतलब वही बात हो गई कि यार हमारे पास एक तरीके से रेशन लेने के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब जो हम रेगुलर बेसिस पे खा पी रहे हैं उसके लिए भी पैसे नहीं है, मतलब हम काम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसे नहीं, तो मतलब हम कितने इनेबल हैं। तो सबसे पहली चीज जो रेवेन्यू डेफिसिट हाईलाइट करता है गवर्नमेंट के पार्ट पे, वो गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को हाईलाइट करता है स्टूडेंट्स के। गवर्नमेंट हमारी बहुत इनएबल है कि वो अपने रेकरिंग खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, पहली चीज। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी चीज जो में दी गई है वो दी गई है इट इंप्लाइज डिस सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये शो करता है गवर्नमेंट के पार्ट पे डिस सेविंग्स को। अब ये डिस सेविंग्स को गवर्नमेंट के पार्ट पे कैसे शो करता है? सुन, बहुत सिंपल है भाई, एक बात सोच के और समझने की कोशिश करो। आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, आपकी रिसिप्ट्स कम है, आप
खर्चे ज्यादा कर रहे हो, आपके रिसिट्स जो है वो कम है। तो अगर आप खर्चे ज्यादा करोगे और आपकी रिसिट्स कम आएंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो भाई ये हो गया कि तुम क्या कर रहे हो? उधार ले रहे हो। उधार लेने का मतलब क्या हुआ? उधार लेने का मतलब वो फ्यूचर में तुम सेव कर पाते वो तुमने वैसे ही कम कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम कमाते सेव करते, लेकिन जब तुम कमाओगे तो तुम अपनी उधारी भरोगे, तो मतलब वो सेविंग जो हो सकती थी वो तो नहीं हुई। लेकिन अगर फिर भी तुम खर्चे ज्यादा करते हो तो तुमने जो सेव करा, अगर तुमने बोरो नहीं किया तो तुमने जो सेव कर रखा था उसको यूज करोगे। ऐसा ही होगा ना, जैसे कि कोविड में हुआ, ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ कि भाई कोविड के टाइम पे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम नहीं कर रही थी, भाई अगर आपकी शॉप एक महीने भी बंद हो गई, ठीक है भाई, आपकी शॉप सिर्फ एक महीने भी बंद हो गई, तो एक महीने में जो तुम रेवेन्यू कमा पाते तुम उससे अपना काम चलाते, लेकिन एक महीने शॉप पूरी बंद थी तो एक महीने शॉप बंद होने का मतलब उस महीने का रेवेन्यू नहीं आया, ठीक है। अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करता तो कुछ तुम्हारी इनकम होती जिससे तुम अपना उस महीने का घर चलाते, लेकिन वो इनकम तो आई नहीं, तो तुमने उस महीने घर कैसे चलाया? जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में था तुमने उसको यूज किया। मतलब स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जब तुम्हारे खर्चे ज्यादा होंगे तो तुम्हें डिस सेविंग करनी पड़ेगी। डिस सेविंग दो तरीके से हो गई, एक कैसे कि डायरेक्टली सेविंग्स को कम करके, और जो फ्यूचर की सेविंग्स थी जो प्रमोट हो सकती थी वो ना हो करके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस केस में? डिस सेविंग्स कर रही है। ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू डेफिसिट आता है, इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज, ठीक है, किस चीज को? ये इंप्लाई करता है कि कैपिटल रिसिट्स, ये रिप्लाई करता है कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट है उसको कैपिटल रिसिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। देखो कैसे? जब घाटा हुआ तो घाटे को पूरा कैसे करोगे? घाटे को पूरा करोगे उधार लेके। स्टूडेंट बोरोइंग करना, बोरोइंग करने से रिसिट्स तो आती है, लेकिन क्या होता है? बोरोइंग करने से रिसिट्स आती है, बस साथ में क्या हो जाता है? लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब तुम्हें घाटा होगा तो तुम्हें कैपिटल रिसिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या करोगे? अपनी एसेट्स को बेचोगे। ये कर सकते हो ना, या तो तुम उधार ले लोगे या तो तुम अपनी एसेट्स को बेच दोगे। दोनों ही तरीकों में, दोनों ही वेज में क्या हो गया? दोनों ही वेज में यू आर रेफरिंग टू योर कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि उधार लेना लायबिलिटी को बढ़ाना और डिसइन्वेस्टमेंट करना एसेट्स को घटाना। तो एसेट्स घटे या लायबिलिटी बढ़े, वो दोनों ही सिचुएशन किस चीज की होती है स्टूडेंट्स? वो दोनों ही सिचुएशन कैपिटल रिसिट्स की होती हैं। तो मतलब जब गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेगी तो मतलब गवर्नमेंट उस केस में कैपिटल रिसिट्स का सहारा ले रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका बात भी समझ में आ गया। इसके बाद के मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ जब ज्यादा घाटा हुआ तो इसका मतलब है फ्यूचर बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे? घाटा, घाटे को पूरा करने के लिए उधार, उधार, उधार के बाद उसका ब्याज, तो मतलब गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा? फ्यूचर में जो बर्डन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट जब हमारे पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिट्स कम है, ठीक है। और उसकी इंप्लीकेशन क्या है? उसकी इंप्लीकेशन गवर्नमेंट की इनेबिलिटी है, दूसरा गवर्नमेंट को डिस सेविंग करना पड़ेगा, या तीसरा गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। ज्यादा कैपिटल रिसिट्स का सहारा मतलब गवर्नमेंट की फ्यूचर का बर्डन, फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटीज का हैम्पर हो जाना। तो ये तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सेकंड टाइप ऑफ बजट की। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ बजट की। और जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ बजट है वो है सेकंड टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट, एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट। I'm sorry students. सी फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल, फिस्कल तो भैया पूरे साल का लेखा जोखा सब मिला दिया। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वेयर टोटल एक्सपेंडिचर
जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, एक वो सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट इस बात को शो करती है कि टोटल खर्चे, टोटल खर्चों का मतलब दोबारा समझो स्टूडेंट, टोटल खर्चों का मतलब है तुम्हारे रेवेन्यू प्लस कैपिटल, दोनों एक्सपेंडिचर। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के टोटल खर्चों की। तो एक सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेंगे गवर्नमेंट के टोटल रिसीट से, मतलब गवर्नमेंट तो टोटल जितना भी अर्न कर सकती है, जितनी भी गवर्नमेंट रिसीट्स ला सकती है, वो सारी रिसीट्स बहुत कम है कंपैरेटिवली किसके, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर के, मतलब गवर्नमेंट जो टोटल खर्चे कर रही है। सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बोरोइंग को क्यों हटाया है, देखो स्टूडेंट्स हम घाटे में हैं भाई, घाटे को गवर्नमेंट को फंडिंग करनी पड़ेगी। तो घाटे की फंडिंग कैसे हो सकती है, पहली घाटे की जो फंडिंग गवर्नमेंट कर सकती है वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यूज कर सकती है, किसको, गवर्नमेंट यूज कर सकती है एक मेथड, कौन सा मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट घाटे के टाइम पे नई करेंसी प्रिंट करने के ऑर्डर आरबीआई को देती है कि आप नई करेंसी प्रिंट करो, तो अपने घाटे को पूरा करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है वो कंट्री में इन्फ्लेशन लेके आता है। कैसे, डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में जब गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करती है तो वो मनी सप्लाई बढ़ाता है। मनी सप्लाई का बढ़ना मतलब लोगों के पास, इकोनॉमी के पास ज्यादा पैसा आना, ज्यादा पैसा आना मतलब ज्यादा डिमांड होना, और फिर वही सारी सिचुएशन सेम हो जाती है। सो डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के, सॉरी, इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि जब गवर्नमेंट किसका सहारा ले, गवर्नमेंट सहारा ले आपके किसका, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। ठीक है, दूसरा केस होता है कि भाई तुम डिसइन्वेस्टमेंट करो, एसेट्स को बेच दो। स्टूडेंट डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा एक अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि तुम जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए पहले सोचो कि तुम जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किन एसेट्स की कर रहे हो। भाई अगर आपके एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है, ठीक एसेट्स नहीं है, तब तुम बेच रहे हो, तब बात समझ में आती है कि वो इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं और एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सिर्फ अपने घाटों को पूरा करने के लिए एसेट्स को बेच बेच के तुम क्या करोगे, तब तुम अपने केस में अपने घाटों को पूरा करने के लिए क्या करोगे, एसेट्स बेच दोगे। तो वहां पे क्या दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स, वहां पे दिक्कत ये आएगी कि फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी वैसे खत्म कर दी तुमने। भाई तुम्हारे पास एक एसेट्स थे ले दे के, उससे तुम कमा के शायद घाटों को कम कर सकते थे, लेकिन तुमने वो भी बेच दिया। भाई घाटों को कम करना था ना, अपने डेफिसिट को मेकओवर करना था, तो खर्चे कम करते, खर्चे कम के साथ रिसिट्स बढ़ाते। रिसिट्स में तुम टैक्स बढ़ा सकते थे एक, लेकिन अगर तुम टैक्स ज्यादा बढ़ाओगे, टैक्स रेट को ज्यादा करोगे, तो लोग ऐसे ही प्रोवोक कर देंगे। ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप टैक्सेशन एक लिमिट तक तो ले सकते हो, ये कोई ब्रिटिशर्स का टाइम तो चल नहीं रहा। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड तो चल नहीं रहा कि तुम 70-60% टैक्स ले लोगे, एक मतलब एक मैनेजेबल लिमिट के अंदर ही तो लोगे ना, फिजिबल रहेगा। तो फिजिबल के हिसाब से टैक्सेशन जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा सकते हो। उसके अलावा दूसरा अगर मैं सोचूं स्टूडेंट, बड़ा बढ़िया सोर्स कौन सा है टैक्स के अलावा, तो प्रॉफिट्स ही है। क्योंकि चलान थोड़ा जबरदस्ती कहूंगा भाई आ जा चलान कटवा के जा, जबरदस्ती हेलमेट उतार के बोलूंगा चल चलान दे, ऐसा नहीं कर सकता। या जबरदस्ती लोगों के घरों में जाके बोलूंगा भाई लाइसेंस अप्लाई करो, नहीं तुम नेशनल म्यूजियम देखने के लिए आओ, नहीं हम डेवलपमेंट कर देते, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब अगर मैं टैक्सेशन के अलावा दूसरा सोर्स देखूं तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आएगा, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस से। अगर तुम उसी को बेच दोगे तो तुमने अपने हाथ ही काट दिए फ्यूचर के लिए भी, तो वो भी तरीका सही नहीं है। मतलब अल्टीमेटली जो सोर्स बच जाता है जिसमें गवर्नमेंट घाटों को पूरा कर पाती है मेजरली, वो क्या होता है, डेफिसिट। इसलिए सॉरी बोरोइंग, इसीलिए हमने बोरोइंग के पार्ट को हटा रखा है। मींस जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है दैट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन, क्योंकि इसमें जो घाटा हो गया उस पूरे घाटे की फंडिंग, उस पूरे घाटे की फाइनेंसिंग कौन करके देगा, उस पूरे घाटे की पूरी फाइनेंसिंग करके देगा आपका बोरोइंग। मतलब स्टूडेंट फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो कई बार न्यूमेरिकल में निकालने को आता है, स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, बोरोइंग्स।
यहां से ना काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा, जितने भी मर्जी ट्रिकी रहे। तो एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डी इक्वल्स टू हो जाएगा बोरोइंग्स। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं जरा इसकी इंप्लीकेशन क्या है। बोरोइंग्स मतलब स्टूडेंट्स क्या, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया कि तुम डेट क्रिएटिंग को हटा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा होता है, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग। तो भाई नॉन डेट क्रिएटिंग जो है केवल तुम उसको लोगे रिसिप्ट्स के पार्ट में, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं, याद रहेगा। टोटल रिसिप्ट्स में हम केवल किसको ले रहे हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग, केवल नॉन डेट क्रिएटिंग को। बोरोइंग को हटाने का मतलब क्या हुआ, बोरोइंग को हटाने का मतलब हुआ तुम डेट क्रिएटिंग को हटा रहे हो, किसी भी तरीके की डेट क्रिएटिंग को तुम हटा रहे हो। ठीक है, बात कर लेते हैं जी इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। इसकी तो खतरनाक ही होंगी, क्योंकि ये तो पूरा ही गवर्नमेंट का बट्टा बिठाएगा। चलो, पहली गवर्नमेंट की इंप्लीकेशन जो होती है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट की, वो सबसे पहली स्टूडेंट्स डेट ट्रैप। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे 1991 में स्टूडेंट्स ऐसा हो गया था कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट इतने ज्यादा बढ़ गए थे, इतने ज्यादा गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट बढ़ गए थे कि पूरे वर्ल्ड ने इंडिया को लोन देने सकते मना कर दिया था कि हम इंडिया को लोन नहीं दे सकते। मतलब इंडिया के जो एक तरीके से जो घाटे थे वो इतने पाइलअप हो चुके थे कि लोगों ने हाथ जोड़ दिए थे कि भैया नहीं, तुम अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लो तभी लोन देंगे, वरना तुम लोन की उम्मीद मत रखना। डेट ट्रैप में पहुंच चुके थे आप। अब डेट ट्रैप क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर डेट ट्रैप को फ्यू वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, लोन टेकन टू कवर अप एग्जिस्टिंग लोन। भैया लोन को चुकाने के लिए भी तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है, जब तुम्हें लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में समझ जाना तुम कहां पहुंच चुके हो, तुम डेट ट्रैप में पहुंच चुके हो। तो देश हमारा डेट ट्रैप में 1991 में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी थी। इंडियन इकोनॉमी में इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो भाई इंप्लीकेशन, क्योंकि घाटा है तुम्हें, घाटे में तुम लोन ले रहे हो, फिर तुम्हारे को घाटा हो गया, फिर तुम लोन ले रहे हो, तो मतलब तुम कहां पहुंच गए, तुम पहुंच गए डेट ट्रैप में। तो पहले इसकी इंप्लीकेशन तो डेट ट्रैप है। दूसरी इंप्लीकेशन स्टूडेंट हमारे पास की क्या है, इन्फ्लेशन। अब यार फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन कैसे होगा, जरा इसकी बात भी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, जब अगर गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कवर अप करने के लिए क्या कर देगी, कवर अप करने के लिए नई करेंसी प्रिंट करने के ऑर्डर दे देगी। कई बारी क्या होता है, कई बारी गवर्नमेंट क्या करती है, कई बारी गवर्नमेंट के पास जब बोरोइंग्स का रास्ता भी नहीं रह पाता तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस केस में फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए नई करेंसी प्रिंट करने को कहेगी। अभी मैंने समझाई ना इक्वेशन, इन्फ्लेशन में सिंपल सी बात है, नई करेंसी जब आप प्रिंट करोगे तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई के बढ़ जाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी गैप को ये प्रमोट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉरेन डिपेंडेंस। यार आप अपने ही देश में कितने सोर्सेस से कितना बोरो करोगे, है ना भाई। आप एक बात सोचो, 1991 में जब पूरे वर्ल्ड ने इंडिया को फाइनेंस करने से मना किया, इसका मतलब क्या था, पूरा वर्ल्ड कह चुका था भैया जितना तुम लोन ले सकते थे और जितना लोन हम दे सकते थे हो गया। अब नहीं, जितना लोन तुम ले सकते थे और जितना लोन हम दे सकते थे वो पूरा हो चुका है, अब लोन की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब उस टाइम पे तुम्हारी फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। समझो दोबारा से ध्यान से, उस टाइम पे तुम्हारी फॉरेन डिपेंडेंस क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जितना तुम लोन ले सकते हो, जितना लोन हम दे सकते हैं, हो गया उसका काम। इससे ज्यादा ना हमसे मांगो, ना इससे ज्यादा हम तुम्हें दे पाएंगे। तो फॉरेन डिपेंडेंस उस टाइम पे बढ़ जाएगी। जब तुम्हारे घाटे बढ़ते चले जाएंगे, क्या ही करोगे, कितना ही देश चलोगे, तो एक टाइम आएगा ना कि फॉरेन से ही लेना पड़ेगा, तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब तुम्हारे अभी ही इतने ज्यादा डेट रहेंगे तो वो तुम्हारे फ्यूचर को क्या करेगा, हैम्पर। तो मतलब हैम्पर्स
फ्यूचर ग्रोथ, आपकी जितनी भी फ्यूचर ग्रोथ है, आपकी जो भी फ्यूचर ग्रोथ है उसको ये क्या करेगा, हैम्पर करेगा। स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी फ्यूचर ग्रोथ है, जो भी आपकी फ्यूचर ग्रोथ है उसको ये क्या करेगा, उसको ये हैम्पर कर देगा। तो कि फ्यूचर की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जब एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप इतने सारे डेट्स में हो, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप इतने मतलब लाइबिलिटी के अंडर हो, तो फ्यूचर में कहां से सर उठा पाओगे। कोशिश करोगे लोन दबा देगा, फिर कोशिश करोगे फिर लोन दबा देगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन भी देख ली। अब जरा देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बन गया इन सब के बाद भाई, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, टोटल रिसिट्स से, और टोटल रिसिट्स में बोरोइंग्स नहीं आनी चाहिए, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कि मेरे बोरोइंग्स वाले पार्ट को क्या करो, मेरे बोरोइंग्स वाले पार्ट को हटा दो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इसे कॉपी करें जल्दी से। चलो स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अपने थर्ड डेफिसिट की। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो थर्ड डेफिसिट हमारे पास है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ओके, जो थर्ड डेफिसिट स्टूडेंट हमारे पास है वो कौन सा है, वो हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। तो स्टूडेंट, बात करते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब सिंपली क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का सिंपली मतलब होता है वेयर, या हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द difference between fiscal deficit and interest paid on previous बोरोइंग्स। अब इसका ना मतलब समझ नहीं आता, ये तो समझ में आता है कि भाई आपने क्या बता दिया, आपने तो सर ये एक फॉर्मूला बता दिया है ना। ये क्या बताया, ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है। जैसे कि क्या हमने कहा कि भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तुम्हारा जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो माइनस में जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट पेमेंट है वो। भाई इससे तो डेफिनेशन से तो यही समझ में आता है, लेकिन इससे यार बात क्लियर नहीं होती कि एग्जैक्टली ये है क्या। आप समझो, प्राइमरी डेफिसिट स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है, वो तुम्हारा जो भी घाटा है और प्रीवियस लोन पे तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हारे घाटे का तुम्हारे प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट से क्या लेना देना, कुछ तो लेना देना होगा ना, तभी शायद इस फॉर्मूले को यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, बहुत कुछ लेना देना है। इट्स लाइक एन इंडिकेटर, ये एक तरीके का इंडिकेटर है। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूं, ये क्या है, इट्स लाइक एन इंडिकेटर, ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि इस बात को शो करता है कि आपकी गवर्नमेंट ने अपने जो बोरोइंग्स करी उस बोरोइंग्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट ने बोरो किया उस बोरोइंग को कितना ज्यादा एफिशिएंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ये इस बात को शो करता है। कैसे, समझ सा नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, कैसे, अब समझाता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। आपको पता है दैट फिस्कल डेफिसिट नथिंग बट बोरोइंग, ये तो हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट कुछ भी नहीं होता, एंड क्या होता है वो बोरोइंग्स के बराबर होता है। जो भी तुम बोरोइंग्स करोगे वो हमेशा उसके बराबर रहेगा। बात समझ में आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करो।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्या मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं पीडी टू बी 0। हमने माना कि मेरा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 0 है, ठीक है। तो देखते क्या होगा। तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं तो हमने कहा पीडी इक्वल्स टू एफ डी माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। यही बात है स्टूडेंट, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। अब पीडी आपने कहा कि 0 है, और एफडी क्या होता है स्टूडेंट, एफडी तो हमेशा बोरोइंग के बराबर है, तो हमने कहा बोरोइंग माइनस में क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस में हो गया इंटरेस्ट पेमेंट। ये भी बात समझ में आ जाती है। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा कि बोरोइंग बराबर होगी किसके, इंटरेस्ट पेमेंट के। मतलब अगर स्टूडेंट, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो तुमने बोरोइंग करी है, जो तुम्हारा उधार है, बोरोइंग है, वो किसके बराबर है, इंटरेस्ट पेमेंट के। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे ना एक काम करो, मुझे ना पैसा उधार दे दो। आपने कहा क्यों, मैंने कहा मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे को घाटा हो गया है, उसके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा दो। आपने कहा चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, ले ले। आपने मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दिया। आपने कहा लेकिन भाई ऐसा है कि इस पे ब्याज देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना, मैंने कहा 10% देना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है दे दूंगा, ठीक है। ऐसे रफली आइडिया लेके चलो। मैंने कहा भाई 10% कब, आपने कहा भाई महीने का 10%, जस्ट समझाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और मैंने आपको 10% के हिसाब से साल के एंड में पूरे के पूरे क्या कर दिए, 1 लाख रुपए वापस कर दिए। सिर्फ इंटरेस्ट वापस किया है, अभी तक मेन प्रिंसिपल अमाउंट मैंने यूज भी नहीं की, मतलब वापस उसका 1 पैसा नहीं दिया। मतलब जितना तुमसे उधार लिया उसमें सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट पे करके छोड़ दिया। मतलब मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं। मतलब एक तरीके से उधार के पैसों से केवल तुमने इंटरेस्ट पे किया है। तुम इतने इनेबल हो, इतने ज्यादा इनेबल हो कि तुम उधार के पैसे को यूटिलाइज करके किसी तरीके की इनकम अर्निंग एसेट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिससे कि तुम्हें क्या होता, जिससे कि तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो पाता, तो तुम शायद इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर पाते। लेकिन नहीं, तुम इतने इनेबल हो कि जितना तुमने बोरो किया उससे केवल तुम क्या कर पाए, उससे केवल तुम अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए हो। सो मतलब स्टूडेंट जितना प्राइमरी डेफिसिट लो जाता जाएगा उतना गवर्नमेंट के लिए क्या शो होता जाएगा, उतनी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी शो होती जाएगी। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट लो होने का मतलब है गवर्नमेंट सारा पैसा जो है वो कहां इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। जितना ये ज्यादा होगा, प्राइमरी डेफिसिट जितना हमारे पास हाई होगा, इसका मतलब है देखो प्राइमरी डेफिसिट हाई होने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये बोरोइंग है 10 रुपए की और इंटरेस्ट पेमेंट की 1 रुपए की। तो बोरो किया कितना 10 माइनस किया इंटरेस्ट पेमेंट 1, 9 रुपए। मतलब इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है उसमें 9 रुपए अब भी बचा रखे हैं इंटरेस्ट देने के बाद। मतलब वो 9 रुपए गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे यूटिलाइज कर सकती है। तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी शो होती है। मतलब प्राइमरी डेफिसिट का जितना ज्यादा हाई होगा वो इस बात को शो करेगा, प्राइमरी डेफिसिट जितना हाई होगा वो इस बात को शो करेगा कि गवर्नमेंट उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन जितना ये लो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि गवर्नमेंट उतनी ही इनएफिशिएंटली क्या करती है, काम करती है। सो दैट इज द केस ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी डेफिसिट। तो मतलब 3 तरीके के हमारे पास बजटरी डेफिसिट हो गए स्टूडेंट। कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, जब गवर्नमेंट के सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे रेवेन्यू रिसीट से। प्राइमरी डेफिसिट सॉरी फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे किससे, टोटल रिसीट से। और प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया जब गवर्नमेंट का इंडिकेटर देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने बोरोड फंड्स को कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या किया है, यूटिलाइज किया है। क्या उससे केवल सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, या उस इंटरेस्ट वो जो पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया उसको अदर जगह पे भी यूटिलाइज किया गया है। सो दैट इज these all are the cases of budget deficit students. So these are the cases. इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे हम। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेसिक से कि कैसे आ सकते हैं इसके बेसिस पे।
चलो देखो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये कहा है कि गवर्नमेंट के तीनों डेफिसिट निकालने हैं। सबसे पहला कंपोनेंट स्टूडेंट हमें जो दे रखा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और स्टूडेंट्स हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो कितने हैं? 1977693। स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करोड़ में होती हैं, ठीक है, उससे कम में देश का काम नहीं चलता है। सेकेंड हमें दे रखा है स्टूडेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स। सेकेंड क्या दे रखा है? कैपिटल रिसिप्ट्स। और स्टूडेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स में हमें क्या दिया हुआ है कि भाई कैपिटल रिसिप्ट्स के कौन कौन से पार्ट है। देखो कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट देखे आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे कैसे आती है, वो जो या तो एसेट्स को कम करेगी या वो जो लायबिलिटी बढ़ाएगी। तो वही दे रखा है कि कितनों ने एसेट कम किया, कितनों ने आपका लायबिलिटी बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको दे रखा है रिकवरीज ऑफ लोन। स्टूडेंट्स कैपिटल एसेट्स क्या, जो या तो मेरी एसेट्स को क्या करेगी, कम, या लायबिलिटी बढ़ाएगी। तो रिकवरी ऑफ लोन क्या करेगी, एसेट कम कर देगी। तो ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन दे रखा है और दे रखा है अदर रिसिप्ट्स, ठीक है। और हमें अदर रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि डिस सेविंग वगैरह गवर्नमेंट ने जो कर रखी है। और दे रखा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग्स मतलब स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हो गया डेट क्रिएटिंग, सॉरी ये हो गया नॉन डेट क्रिएटिंग, और ये वाला कौन सा हो गया, डेट क्रिएटिंग। जरा इनकी वैल्यूज पे गौर कर लेते हैं। इनकी वैल्यू दे रखी है 12508 एंड देन दे रखा है हमको 90,000, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है क्या, 703,999, ठीक है। और हमें दे रखा है कि इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 806,507, 806,507, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई। ये इनके इंडिविजुअल पार्ट है और इन तीनों का टोटल हमें ये दे रखा। चलो भाई ये भी समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट स्टूडेंट जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, थर्ड कंपोनेंट है टोटल रिसिप्ट्स। स्टूडेंट्स टोटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया, टोटल रिसिप्ट्स का मतलब हो गया रेवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है। मतलब वो 1977693 प्लस 806,507 प्लस करने पे हमारे को दे रखे फिगर 27,84200। ये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये हमको दे रखा है टोटल रिसिप्ट्स। चलो ये भी क्लियर हो गया थर्ड। अब फोर्थ हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। फोर्थ हमको दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, अब सेम टोटल एक्सपेंडिचर को भी बाइफिकेट कर रखा है। कैसे, पहले का है रेवेन्यू अकाउंट पे कितने हैं, होते हैं ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है सुन कितना, 24,907 ये दे रखा है। फिर दे रखा है और इट्सा एक चीज और, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दे रखा है इट इंक्लूड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट है कितने की, 665,061, 665,061, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात याद रखनी है हमें, क्योंकि मे भी अगर अलग से नोट में दे रखा है तो डेफिनेटली कुछ काम का ही होगा। आगे हमें क्या कह रखा है, और ऑन कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा है 336,293, 336,293।
तो जिससे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है वो दे रखा है 2784,200, ये भी सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तीनों तरह के डेफिसिट बताने हैं। चलो जी सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो स्टूडेंट्स रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है, ये दे रखा, सीधी सीधी फिगर हमें स्टूडेंट दे रखी है, हमें इस फिगर के अंदर कुछ भी मोल्ड कुछ भी करने की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट होती है। तो हम लिख देंगे कितना सर, दे रखा है 24,47,907 माइनस में रिसीट्स एकदम क्लियरली विजिबल है 19,77,693। तो कितना आ गया रेवेन्यू डेफिसिट स्टूडेंट, इसके बेसिस पे आरडी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,70,214, ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है क्या, फिस्कल डेफिसिट। वो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स। टोटल रिसीट्स हमें दे रखा था, टोटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले हमें टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये दे रखी, सबको टोटल करके पहले तो ये लिख देते हैं, कितना दे रखा है 27,84,200। अब बात आती है टोटल रिसीट्स की स्टूडेंट्स। टोटल रिसीट्स में हमारे पास दे कितना रखा है 27,84,200, ठीक है, ये दे रखा है, लेकिन इसमें हमें बोरोइंग्स का अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारे पास तो ये है कि ये प्लस ये कर दूं, काम चल जाएगा। एक तरीका तो मेरे पास ये है, ठीक है, क्योंकि फिर बोरोइंग नहीं आएंगी। लेकिन एक तरीका और क्या है, एक तरीका मेरे पास ये कि भाई टोटल रिसीट्स मुझे पता इतनी है, इस टोटल रिसीट्स में से ये पार्ट किसका है, बोरोइंग का, इसको हटा दूं। तो वही है, या तो उधर को प्लस कर लूं और इसको छोड़ दूं, या टोटल में से इसको माइनस कर दूं, बात तो एक ही है। तो जो तरीका आपको समझ में आता है आप वो तरीका कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, राइट, ठीक है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है 19,77,693 प्लस में रिकवरी ऑफ लोन 12,508 प्लस में 90,000, ठीक है स्टूडेंट्स। से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आया हमारे पास 703,999। चलो जी, ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट स्टूडेंट्स। थर्ड हमें क्या निकालना है, थर्ड हमें निकालना है अपना रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला क्या है, जो भी फिस्कल डेफिसिट आया है माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। आ गया ना काम इंटरेस्ट पेमेंट स्टूडेंट, इसीलिए उसने अलग से क्वेश्चन में हाईलाइट करके दे रखा था, वरना बात नहीं बन पाती। तो फिस्कल डेफिसिट तो ये आ गया हमारा 703,999 माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट स्टूडेंट हमारे पास कितना है। अगर मैं आपसे बात करूं इंटरेस्ट पेमेंट की, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्वेश्चन में कितने दे रखी है 665,061। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 665,061। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, आंसर आपका आएगा 38,938, ठीक है। तो ये आ गए तीनों डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या करते हैं हम, इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते हैं, किसके, गवर्नमेंट बजट के। लेकिन इट इज नॉट द केस कि हमेशा आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऑलरेडी आपको सारी चीजें इतनी इजीली दी होंगी, ठीक है, और आप आराम से क्वेश्चन फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी का लेवल है न्यूमेरिकल का, जैसे हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में किया था कि अलग अलग लेवल से क्वेश्चन हमारे पास आया था, तो सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी ये होगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में बहुत सी चीजें बहुत दिमाग लगा के हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल तो करेंगे। और थ्योरेटिकल में आपको पता है कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा,
और करंट सिचुएशन पे पूछेगा, फिर गवर्नमेंट बजट कौन सा कैसे स्टेट में अप्लाई होना चाहिए वैसे पूछेगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कीप दिस टिल हियर, थैंक्स, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।